हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। टू बिगिन विद इट, मैं इससे पहले आपको एनिमल किंगडम का एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जो एनिमल ऑल्दो इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है और आपको जान लेना चाहिए कि जो एनिमल किंगडम है वो फर्दर सब किंगडम्स में डिवाइडेड है। और ये 2 सब किंगडम्स हैं, पहला है प्रोटोजुआ और दूसरा है मेटाजुआ। जो भी हम अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो मेटाजोन्स हैं। एंड रिमेंबर, ये जो मेटाजोन्स हैं ये भी फर्दर इनके 3 इंफ्रा किंगडम या फिर आप बोल सकते हो इनकी 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें से पहली है मीजोजुआ, फिर है पैराजुआ और फिर है एंटेरोजुआ। एंटेरोजुआ को हम यूमेटाजुआ भी बोलते हैं। प्रोटोजुआ यूनिसेल्युलर हेट्रोटॉपिक यूकेरियोट्स होते हैं, जो हमें पढ़ने की नीड नहीं है। हमारे एनिमल किंगडम में मेटाजोन्स के बारे में दिया हुआ है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। मेटाजोन्स में भी हमें पैराजोन और यूमेटाजोन्स के बारे में, एंटेरोजोन्स के बारे में पढ़ना है। ये जो मीजोजोआ होते हैं ये ऑल्दो एक्सटेंट हो चुके हैं, स्टिल इसके अंदर एक फाइलम आता था मीजोजोआ, और ये फाइलम अब एग्जिस्ट नहीं करता है। हम स्टार्ट करेंगे पैराजोआ से पढ़ने का। हमने देखा है कि हमारे पास टोटल हमारी बुक में 11 फाइलम्स गिवन है। 11 में जो फर्स्ट फाइलम है वो हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो फाइलम है वो सेल्यूलर स्टेज पे एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से ये पैराजोआ के अंडर आता है। पैराजोआ में सेल्यूलर स्टेज वाले फाइलम आते हैं। पॉरीफेरा के बाद से सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और वो आगे जाके यूमेटाजोआ में आते हैं। उसके बाद चाहे टिश्यू हो, ऑर्गन हो या ऑर्गन सिस्टम हो, सब यूमेटाजोआ या एंटेरोजोआ के पार्ट हैं। मूविंग फर्दर, यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि एनिमल किंगडम कि मेटाजोन्स पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ में डिवाइडेड है। पैराजोआ प्रिमिटिव मेटाजोन्स होते हैं और यूमेटाजोआ न्यू मेटाजोन्स होते हैं। पैराजोआ के अंदर एक ही फाइलम आता है, फाइलम पॉरीफेरा, और यूमेटाजोन्स के अंदर ये सारे फाइलम आते हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथ, आर्चहेल्मिंथ, एनेलिड, अर्थ्रोपोड, मोलस, एकाइनोडोरंट, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। ये सारे फाइलम इसके अंडर आते हैं। नाउ, जैसे कि हमें पता है कि हमें पहली बात तो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत ही क्या है। तो क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम एक सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी न्यू स्पीशीज़ मिलती है, कोई भी अगर हमें न्यू स्पीशीज़ हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसको हमें एक सिस्टमैटिक पोजीशन उसको हमें देना होगा, एक असाइन करना पड़ेगा उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन, और उसके लिए हमें एनिमल किंगडम की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ बेसिस हैं कि अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल गया है तो उस नए ऑर्गेनिज्म के कुछ बेसिस हैं जिस पे हम उसको क्लासिफाई करने वाले हैं। अब सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है, वैसे यहाँ पर इतना ही लिखा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में कि द फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो उनकी बॉडी प्लान है, जो किसी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी प्लान है वो किस तरह का है। या तो उनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट है, या उनकी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है, या उनकी बॉडी में सिमिलर फंक्शनिंग टिश्यूज एक साथ मिलकर ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं और वो ऑर्गन सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, या फिर ये सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और तब कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इस बेसिस पर हमारे पास 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला है सेल्यूलर लेवल, दूसरा है टिश्यू लेवल, तीसरा है ऑर्गन लेवल, एंड फोर्थ है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये चार तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सेल्स ही हैं और ये सेल्स ही अरेंज्ड है इस तरीके से कि सारा फंक्शन बॉडी का परफॉर्म करती हैं। अब जब स्पॉन्जेस, इसका मतलब है हमारा फाइलम पॉरीफेरा, ये पॉरीफेरा फाइलम की बात कर रहे हैं। अब देखो, जब ये सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर जो हमारी सेल्स होती हैं और जो हमारी सारी सेल्स कंबाइन करती हैं, तो सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और जब ये टिश्यूज़ सिमिलर तरह की सेल कंबाइन होते हैं और जब ये टिश्यूज़ किसी ऑर्गेनिज्म में, जब ये टिश्यू किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो फाइलम है या ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या दिखा रहे हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल है सील एंड ट्रेट्स। सील एंड ट्रेट्स में जो अरेंजमेंट है
और टीनोफोरा। वैसे एक इसको एज एन ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा में बहुत चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, चाहे हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे हम इनके बॉडी प्लान की बात करें, चाहे हम इनकी सिमेट्री की बात करें। इनफैक्ट अगर हम इनके जर्म लेयर की बात करते हैं तो इन सब में वो सिमिलर है। तो जहाँ पे सीलेंट्रेटा आ रहा है वहाँ पे टीनोफोरा तो आना ही है। तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा इस तरह की कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब सिमिलर तरह के टिश्यू एक साथ कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाए और वो ऑर्गन सारे फंक्शन परफॉर्म करे। इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिंथ। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में फ़र्क समझ आता होगा। ऑर्गन है कोई स्पेसिफिक ऑर्गन ही बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो कोई भी रिलेशन शो नहीं करता है दूसरे ऑर्गन के साथ। पर अगर बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो सारे ऑर्गन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ ही फंक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारे लीवर, हमारा इंटेस्टाइन, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और सब एक दूसरे के साथ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे इस तरह के सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम इस फिनोमिनन को बोलते हैं। और जिनके अंदर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है उनको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट वो करते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइंडर्म एंड कॉर्डेटा। ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये फाइलम्स इसके एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऑल्दो इन्होंने एश हेलमिंथ नहीं लिखा है, एश हेलमिंथ के बारे में यहाँ पर लिखा नहीं है, पर याद रखना यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि प्लैटीहेल्मिंथ एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। कई बार सबको लगता है कि इसका मतलब है कि एश हेलमिंथ भी ऑर्गन लेवल एग्जिबिट करता है, पर ऐसा नहीं है। एश हेलमिंथ क्या एग्जिबिट करता है? एश हेलमिंथ ऑर्गन सिस्टम लेवल एग्जिबिट करता है और वो आगे उन्होंने मेंशन किया है और प्रूफ के साथ मेंशन किया है, क्योंकि उन्होंने बताया है, एनसीईआरटी ने आगे बताया है कि इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल एक कंप्लीट डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं। आगे चलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं जिनके अंदर कुछ डिफरेंट तरह का आप बोल सकते हो, कुछ लेस कॉम्प्लेक्स है और कुछ हाई कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस आर कॉर्डेट्स और कॉर्डेट में भी हम हाइयर उसके सब फाइला पे आते हैं, तो दैट इज़ वाई हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे बताती हूँ, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। हमारे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब ये कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट में कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, देखो हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर माउथ एंड एनस प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है और वो ओपनिंग ही माउथ की तरह और वो ओपनिंग ही एनस की तरह एक्ट करती है, तो उस केस में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं कि उनके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। पर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अस ह्यूमंस, हमारे पास माउथ भी प्रेजेंट है और हमारे पास एनस भी प्रेजेंट है। माउथ फॉर द इंटेक ऑफ फूड एंड एनस फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ फूड। हमारे पास दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, एंड दैट इज वाई वी एग्जिबिट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। इसको आप ऐसे समझो कि आपके घर में जैसे वाटर पाइपलाइंस होती हैं, अगर आपके घर में वाटर पाइपलाइन है तो सारा जो पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू रिस्पेक्टेड एरियाज या फिर जहाँ पे वो जाना चाहिए उन रिस्पेक्टिवली उन एरियाज पे वो जाएगा। पर अगर वो वाटर पाइपलाइन प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? पानी आएगा और हर जगह स्प्लैश आउट हो जाएगा, पानी आएगा और हर जगह स्प्लैश आउट हो जाएगा और बाकी आपके घर का जो फर्नीचर होगा, फ्लोर होगा, वो सबको गीला कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन प्रेजेंट है तो ऑर्गन टू ऑर्गन या आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे ब्लड ले जाने का काम या ब्लड पाइपलाइन जो हमारी आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज होती हैं वो करेंगी और आपके ऑर्गन्स को इन आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज की वजह से ही ब्लड मिलेगा और उन तक ट्रांसपोर्टेशन होगा। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ये ब्लड पाइपलाइन प्रेजेंट नहीं होती है। इन तरह के ऑर्गेनिजम्स के पास ओपन
टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इस केस में जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होता है और डायरेक्टली टिश्यूज एंड सेल्स के ऊपर गिर जाता है, जाके उनके ऊपर स्प्लैश हो जाता है, और दैट इज़ द रीज़न हम उनको बाथेड ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि वो सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बाथ होती हैं ब्लड में। आगे बढ़ते हैं सिमेट्री के ऊपर। 3 तरह की सिमेट्री एग्जिबिट करती हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल, देखो जहाँ पे भी ए वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, आई होप सिमेट्री हम बहुत ही लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिमेट्री का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, उसके बेसिस पे हम उसकी सिमेट्री देखते हैं। ये सिमेट्रिकल है यानी कि सिमेट्री का एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल आप खुद सोचिए क्या होगा, पॉरीफेरा होगा, क्योंकि स्पॉन्जेस का कोई स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता है। आप उनको कहीं से भी कट करिए, दूसरी साइड इक्वल होगी नहीं, किसी भी प्लेन से कट कर दीजिए, वो कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं निकलते हैं, एंड दैट इज द रीजन स्पॉन्जेस या फाइलम पॉरीफेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिकल सिमेट्री। और यहाँ पे लिखा भी है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। देन वी हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करो और वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। It means that the central axis of the body divide the organism into 2 identical halves. Central axis के थ्रू अगर आप डिवाइड कर रहे हो, किसी भी प्लेन में कर लो, वो 2 पार्ट में डिवाइड होना ही होना है, और इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। एड ऑन में करना चाहूंगी, इन्होंने यहाँ पे लिखा है echinoderms have this kind of body plan, this kind of symmetry. echinoderms के पास रेडियल सिमेट्री नहीं होती है। echinoderms के जो एडल्ट होते हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, whereas जो echinodermata का जो आप बोल सकते हो लार्वा स्टेज है, उसके पास क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो echinoderm दोनों तरह की सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। उनकी एडल्ट स्टेज पे होती है रेडियल, और लार्वल स्टेज पे होती है बाइलेटरल सिमेट्री। और यहाँ पे इन्होंने बाइलेटरल सिमेट्री को शो भी करा है। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और इधर से भी एक प्लेन है। तो आप किस भी प्लेन से कर दो, किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर आप इसको कर रहे हो तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना ही होना है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी किसी भी 2 आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में किसी एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकती है। देखो यहाँ पे तो इस प्लेन से भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, इस प्लेन से भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, और इस प्लेन से भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी। पर यहाँ पर सिर्फ इसी प्लेन से ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। जब मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करती हूँ, ऐसे करती हूँ, तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? या ऐसे करती हूँ तो क्या होगा? नहीं होगा। इस तरह की सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। वर्ड से ही पता लग रहा है, बाइलेटरल, बाई यानी कि 2 इक्वल हाफ में एक ही प्लेन से डिवाइड होने वाली सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और इसका एग्जांपल है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक सब इसके अंडर आते हैं। बस एकाइनोडर्म एक एक्सेप्शन है, उसका जो लार्वल स्टेज है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, पर एडल्ट स्टेज रेडियल सिमेट्री शो करता है। आगे बढ़ते हैं जर्म लेयर पे। ऑल्दो जर्म लेयर एंड सीलोम का कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक और वीडियो डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी हम पढ़ने ही वाले हैं। जर्म लेयर जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं हम, उस टाइम पे जो ब्लास्टुला होता है उसके अंदर इनर सेल मास होता है। वो इनर सेल मास डिवाइड कर करके हमारी बॉडीज की जर्म लेयर बनाता है। भी जर्म लेयर होती क्या है और कितने तरह की होती हैं। तो जर्म लेयर का हमारी बॉडी में फंक्शन तो इतना ही है कि जो जर्म लेयर होती है ना, वो हमारी बॉडी में आगे जाके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि जो हमारी एक्टोडर्म जर्म लेयर है वो हमारी बॉडी की स्किन का फॉर्मेशन करती है। सिमिलरली जो मीजोडर्म है, अगर हम सीलोम के बारे में पढ़ रहे हैं, सीलोम का मतलब कैविटी होता है, और जो मीजोडर्म होती है उसकी डिवीजन से ही सीलोम बनता है। सीलोम यानी कि हमारी बॉडी में कैविटी बनती है। अब देखो दो तरह की जर्म लेयर होती है, दो तरह की जर्म लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है इनके पास 2 ही जर्म लेयर होगी। डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके पास एक्टो एंड एंडोडर्म होगी। अब ये वाला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का। इसके पास ये एक्टोडर्म है, ये ब्लैक वाली ये एंडोडर्म है, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये क्या है? इसके पास तो सिर्फ 2 ही है, तो तीसरा ये क्या है? ये है मीजोग्लिया। इनके पास मीजोडर्म नहीं होती है, रादर देन इनके पास मीजोग्लिया होती है, एक नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये एग्जाम्पल है एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का। इसके पास एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और मीजोडर्म भी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं।
डिप्लोब्लास्टिक वो है जिनके पास एक्टो एंड एंडोडर्म प्रेजेंट है, और मीजोडर्म की जगह मीजोग्लिया प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल है फाइलम सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं प्लाटी हेलमिंथ अप टू कॉर्डेट सारे ऑर्गेनिजम्स। पॉलीफेरा के पास कोई जर्म लेयर नहीं होती है। सीलोम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, जब मीजोडर्म डिवाइड करता है तो सीलोम का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मीजोडर्म है ये 3 तरीके से डिवाइड हो सकता है। पहला तरीका है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, सीलोम का कंप्लीट डिवीजन। अब जैसा कि मैंने बताया एक्टोडर्म हमारी स्किन बनाता है, एक्टोडर्म हमारी स्किन बनाता है, तो ये हमारी बॉडी लाइनिंग हो गई, ऐसा बोल सकते हो, ये बाहर वाली हमारी बॉडी लाइनिंग हो गई। ये अंदर हमारा प्रिमिटिव गट है, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा प्रिमिटिव गट है। अब ये जो प्रिमिटिव गट आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है हमारी एंडोडर्म। क्या है, एंडोडर्म है। तो ये एंडोडर्म है, ये प्रिमिटिव गट है, ये एक्टोडर्म है। अब ये बीच में हमारी आती है मीजोडर्म, ये बीच में आती है हमारी मीजोडर्म। अगर ये मीजोडर्म कुछ इस तरीके से डिवाइड करे कि बॉडी लाइनिंग को भी इक्वली कवर करे और एंडोडर्म को भी या फिर गट लाइनिंग को भी इक्वली कवर करे, तो उस केस में हम हमारे ऑर्गेनिज्म को सीलोमेट बोलते हैं कि उसके पास कंप्लीट सीलोम या कंप्लीट कैविटी, एक वेल डेवलप्ड कैविटी प्रेजेंट है। ऑलराइट, पर अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ये स्कैटर्ड पाउचेस में होती है, यानी कि जो मीजोडर्म है उसने डिवाइड तो किया पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से वो बॉडी लाइनिंग पे थोड़ा थोड़ा है, और इनफैक्ट बॉडी लाइनिंग पे तो आ जाती है वो कई बार सही से, पर जो एंडोडर्म है उसके अराउंड या गट लाइनिंग के अराउंड हमारी मीजोडर्म नहीं आती है। उस केस में एनसीईआरटी तो इसको लिखती है कि ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी तो ऐसा लिखती है कि स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अगर कोई ऐसी मीजोडर्म है जिसने डिवाइड होकर सिर्फ बॉडी लाइनिंग को कवर किया और गट लाइनिंग को कवर नहीं किया, उस केस में उसको हम सीरोसिलोमेट बोलते हैं, फॉल्स सिलोमेशन हुआ है उस केस में। आगे बढ़ते हैं, ए सिलोमेट, नाम से पता लग रहा है ए यानी कि एब्सेंट, सिलोमेट सीलोम का एब्सेंट। तीसरी तरह का सीलोम होता है कि सीलोम जो मीजोडर्म है वो डिवाइड ही ना हुआ हो या सीलोम फॉर्म ही ना हुआ हो, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लाटी हेलमिंथ, सीडोसिलोमेट का एग्जांपल है आश हेलमिंथ, एंड सीलोमेट आर एनिलिड, मोलस्क, ऑर्थ्रोपोड, एकाइंडर, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट वी हैव सेगमेंटेशन। In some animal, the body is externally and internally divided into segment. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑर्गन या एटलीस्ट सम ऑर्गन देखने को मिलता है। जैसे कि हम ह्यूमंस में भी यू कैन से वी हैव 2 हैंड्स, तो यहाँ पे भी रिपीटेशन है एक ही जैसे ऑर्गन का। हमारे लेग्स में भी वी हैव हमारे जो लेग्स हैं वो भी रिपीटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑर्गन का। तो इसी अगर ये सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट किसी एक ऑर्गन का भी हो रहा है तो उस केस में हम बोलते हैं कि उनके पास सेगमेंटेशन है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं, अर्थवॉर्म अगर आपने देखा हो तो वो तो उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। उसकी बॉडी कुछ इस तरह की होती है और उनके अंदर रिपीटेशन होता है। और अगर इस तरह का पैटर्न है, इस तरह का ये जो पैटर्न आप देखने को मिल रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है और एक पैटर्न बन रहा है बॉडी में, तो इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं और फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। इसके अंदर एक फाइलम, ऑल्दो एनसीईआरटी ने तो मेंशन नहीं करा है, पर एनालिड, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट इसके एग्जाम्पल हैं, और ये आप अपनी एनसीईआरटी भी प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं नोटोकॉर्ड पे। पहली बात तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि क्या नोटोकॉर्ड ही हमारा वर्टिब्रा कॉलम होता है? नहीं होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड है पर वर्टिब्रा कॉलम नहीं है। अब नोटोकॉर्ड होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है वेंट्रल फॉर दोज हू डोंट नो, और एक होती है डोर्सल। जो हमारी बॉडी की आगे वाली साइड है, यानी कि जहाँ पे हमारा फेस है, जो हमारी बॉडी के आगे वाला पार्ट है, उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा बैक है, पीछे वाला जो हमारा बॉडी का एरिया है, उसको हम डोर्सल बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म्स है वेंट्रल एंड डोर्सल। अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और डोर्सल साइड पे फॉर्म होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एनिमल्स में। पता ही है हमें, हमारा वर्टिब्रा कॉलम पीछे होता है। बोलोगे कि वर्टिब्रा कॉलम तो नोटोकॉर्ड नहीं होता है। देखो क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड ये जो नोटोकॉर्ड है ये पॉलीफेरा से ये जो नोटोकॉर्ड है
ये जिन ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होता है उनका हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। हमारे जो कॉर्डेट वाला फाइलम है उसके अंदर बहुत सारे सब फाइलम एंड क्लासेस आती हैं, आई होप यू नो दैट। अब ये जो फाइलम एंड अब ये जो क्लासेस इसके अंदर आती हैं, इनमें से इसमें भी तो कुछ थोड़ी लोअर डेवलप्ड होंगी, कुछ हाइयर डेवलप्ड होंगी, फॉर एग्जांपल एज ह्यूमंस। तो हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, मैमल्स के अंदर, स्पेसिफिकली मैमल्स के अंदर ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये और भी अच्छे से डेवलप हो जाती है, और उस केस में क्या फॉर्म करती है, वर्टिब्रा कॉलम फॉर्म करती है। पर जो कॉर्डेट्स के अंदर ही जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रा कॉलम में डेवलप नहीं होती है, और उस केस में हम उसको नोटोकॉर्ड ही बोलते हैं। ये होता है। और जो भी जिनके अंदर भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कॉर्डेट बोलते हैं, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड का एब्सेंट है उन ऑर्गेनिजम्स को नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पॉरीफेरस, एकाइनोडर्म्स तक सब क्या है, नॉन कॉर्डेट है। और उसके बाद वाले जितने भी हमारे फाइलम हैं, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर इवन से वो एवोल्यूशनरी स्टेप है, जब हम पढ़ेंगे हम तब देखेंगे भी, वो एक एवोल्यूशनरी स्टेप है कॉर्डेट्स तक, और उससे पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी। उनमें समवॉट अंडर डेवलप्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, फिर कॉर्डेट में वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और जब कॉर्डेट में भी हम ममेलिया क्लास तक आते हैं, मैमल्स वाली क्लास तक जब हम आते हैं, तो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रा कॉलम में डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने ऐड करा है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सीडेंटरी, टिनोफोर एंड प्लैटी हेलमिंथ में देखने को मिलता है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एश हेलमिंथ अप टू कॉर्डेट में देखने को मिलता है। ओके, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो स्टार्ट होता है अर्थ्रोपॉड से। अर्थ्रोपॉड अप टू कॉर्डेट्स हमें देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी सब में प्रेजेंट नहीं है, ये स्टार्ट होता है एनालिड से और अप टू कॉर्डेट। एक वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम की वैसे मैं बात कर रही हूँ, जो वेल डेवलप सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी बात कर रही हूँ। तो वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड अप टू कॉर्डेट हमें देखने को मिलता है ना। ये एनसीईआरटी से ही लिया गया एक फ्लो चार्ट है, एंड दिस इज एक्चुअली अ नाइस फ्लो चार्ट, रिमेंबर याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। मैंने 3 नीट के क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो रिसेंट ही हैं, एंड यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से आ सकते हैं। एक्चुअली एनिमल किंगडम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, while trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did a histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What would be the possible coelom of that animal? तो हमें बताना है, जब एक रिसर्चर एक स्टडी कर रहे थे तो हमें उन्हें एक ऑर्गेनिज्म मिला, और उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म के सीलोम के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के हमें बताना है कि किस तरह का सीलोम उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहे हैं। ये जो कैविटी है, मीजोडर्मल टिश्यू जो है वो बॉडी वॉल की तरफ तो प्रेजेंट है, बॉडी वॉल की तरफ तो मीजोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट है, पर कोई भी मीजोडर्मल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल की तरफ कोई भी मीजोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। किसकी बात हो रही है, ये हमारी एक्टोडर्म थी, ये हमारी एक्टोडर्म थी, उसके अंदर फिर एंडोडर्म आती है, और बीच में हमारी मीजोडर्म आती है। अगर मीजोडर्म बॉडी वॉल को तो सही से कवर कर रही है पर इनर लाइनिंग को सही से कवर नहीं कर रही है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, रिमेंबर, स्यूडोसिलोमेट। तो इसका आंसर होगा बी, स्यूडोसिलोमेट। मैंने सोल्यूशन ऐड भी करा है। When mesodermal tissue is present along the body wall, it is an example of pseudocoelomate. इसके अलावा जो बाकी एग्जाम्पल हैं, जैसे शीजोसिलोमेट्स, जो शीजोसिलोमेट्स होते हैं वो यूसिलोमेट या फिर सिलोमेट, यानी कि जिनमें वेल डेवलप्ड सिलोम प्रेजेंट है, उसका ही 2 टाइप होते हैं, शीजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। और जो शीजोसिलोमेट होते हैं उनका मतलब है कि जो बॉडी कैविटी है वो कंप्लीट स्प्लिट और एक वेल डेवलप्ड स्प्लिट फॉर्म कर रही है मीजोडर्म में। तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं होने वाला, और वैसे भी अगर आपको शीजोसिलोमेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, स्टिल आपको इतना तो पता ही है कि शीजोसिलोमेट सिलोमेट का एग्जांपल है, यानी कि जिनके अंदर वेल डेवलप्ड सीलोम प्रेजेंट है। पर क्वेश्चन में दिया है कि वेल डेवलप्ड सीलोम नहीं है,
बॉडी लाइनिंग को कवर करता हुआ सीलोम है सिर्फ, इसके अलावा ए सीलोमेट यानी कि एब्सेंस ही है सीलोम का। स्पॉन्जियस सील क्या होता है? स्पॉन्जियो कॉइल या स्पॉन्जियस सील होता है सेंट्रल कैविटी फाउंड इन स्पंजेस, यानी कि पॉरीफेरा के अंदर एक सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है, वो होती है स्पॉन्जियो कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन इनकरेक्ट मैच? सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, यस वेरी ट्रू, हमने पढ़ा है कि इनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। स्पॉन्जेस आर एसिलोमेट, अगेन वेरी ट्रू, उनके पास क्या होती है? एसिलोमेट ही तो होते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि इनके अंदर सीलोम का एब्सेंस होता है। हमें बताना है इनकरेक्ट मैच। नाउ प्लैटीहेल्मिंथ आर डिप्लोब्लास्टिक, they exhibit diploblastic germ layer, is it so? क्या प्लैटीहेल्मिंथ में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है? चलो आप पहले आगे का देखते हैं। एनालिड्स एंड आर्थ्रोपॉड्स है बाइलेटरल सिमेट्री, वेरी ट्रू, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपॉड में क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री तो होती है, पढ़ा था पीछे। पर प्लैटीहेल्मिंथ क्या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं? नहीं होते हैं। प्लैटीहेल्मिंथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल हैं, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, सिर्फ दो ही एग्जाम्पल एग्जिबिट करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड? इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आप डाइवर्सिफाई यानी कि आप कैसे बता सकते हो, या फिर आप क्या एक स्पेशल फीचर उनके पास है जो उनको बाकी ऑर्गेनिजम्स से अलग बनाता है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, तो ऐसा क्या स्पेशल है उनके पास? सेगमेंटेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, एक्सोस्केलेटन और आईज। आई डोंट थिंक कि आईज कोई भी सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे आपको लग रहा होगा डाइवर्सिफाई होने का। बाइलेटरल सिमेट्री भी एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सब इंसेक्ट के पास बाइलेटरल सिमेट्री है। सेगमेंटेशन इज अगेन नॉट अ करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आंसर इज एक्सोस्केलेटन, और इसका रीजन मैंने लिखा है। एक्सोस्केलेटन एक डिफेंस फ्रॉम द प्रे या फिर प्रे से डिफेंस करने के काम में आता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है बहुत सारी स्पीशीज को डाइवर्सिफाई करने का, जैसे कि इंसेक्ट्स जिनके पास काइटिन है वो एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, दिस टॉपिक ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 हमारे सारे फाइला को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। Don't forget to like, share and subscribe the channel, and do like the video too. Thank you and have a nice day.